और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचेंगे दिल्ली। मुंबई से देवेंद्र फडणवीस रवाना हो चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात करेंगे। बीएल संतोष और गृह मंत्री से भी चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा तेज है और ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करने देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आएंगे। रवाना हो चुके हैं वो। बीएल संतोष और गृह मंत्री से वो मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे मौजूदा हालात को लेकर। जो महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल है उसको लेकर चर्चा करेंगे देवेंद्र फडणवीस आज। और ऐसे में थोड़ी ही देर में कहा जा सकता है, क्योंकि वो रवाना हो चुके हैं, वो पहुंच जाएंगे राजधानी और दिल्ली में वो मुलाकात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से। बीएल संतोष और गृह मंत्री से भी वो चर्चा करेंगे, क्योंकि वो रवाना हो चुके हैं और पहुंचेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा तेज है। एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं पार्टी से और ऐसे में लगभग 29 विधायक ऐसे हैं जिनके साथ वो सूरत के एक होटल में मौजूद हैं। थोड़ी ही देर पहले गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल से मुलाकात की थी एकनाथ शिंदे ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करेंगे थोड़ी ही देर में। सर्वेश हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, उनसे थोड़ा समझेंगे कि आखिर मौजूदा समय में जो महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल है उससे क्या होगा। सर्वेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं और काफी देर से समझ भी रहे होंगे। क्या कहा जाए, क्या ऑल इज वेल है महाराष्ट्र में? देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस खतरे में उद्धव सरकार के इस डिबेट में शामिल करने के लिए। और सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आपने कहा कि क्या ऑल इज वेल है महाराष्ट्र में। नथिंग इज वेल देयर इन महाराष्ट्र। ये उसी दिन पटकथा लिख दी गई थी जब शिवसेना उद्धव ठाकरे जी ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा और उनके बीजेपी के नेतृत्व के कारण ही वो जितने सीट ला पाए और ये गठबंधन में चुनाव लड़ा गया था। उन्होंने बीजेपी के पीठ में छुरा घोंप के और बाकी के कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ जाके सरकार बनाई। और देखिए, उनके पार्टी के जो भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि जो कोर आइडियोलॉजी थी शिवसेना की, उस आइडियोलॉजी को उन्होंने ताक पे रख के उसको मजीद पोटली में बांध के कहीं रख दिया। शिवसेना का निर्माण जो हुआ था, बाला साहब जी ने जो किया था, उसकी आइडियोलॉजी अलग थी और महाराष्ट्र में शिवसेना का अपना एक वर्चस्व था। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने उस आइडियोलॉजी को ताक पे रख के और जिस तरीके से, जिस धोखे से मतलब बीजेपी को अलग करके और एक सरकार बनाने की कवायद रखी, उसी दिन से ये पटकथा की शुरुआत हो चुकी थी कि आज न कल ये सरकार जाएगी। क्योंकि देखिए, जो एमएलए जो क्षेत्र में जाते हैं और जिस आइडियोलॉजी के कारण वो चुन के आए हैं, उनको क्षेत्र की जनता को बाद में हिसाब देना होता है कि आखिर क्या हो गया। जो हमारी जो आइडियोलॉजी थी, हम उस आइडियोलॉजी से भटक रहे हैं और उसके बाद आप किसी और मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जनता का आप काम करिए, जनता का आप सर्वांगीण विकास करिए। उस सर्वांगीण विकास में हर शामिल होता है, प्रदेश की जितनी जनता है, जो भी रिलीजन के हैं, लेकिन किसी एक रिलीजन को तवज्जो देना और दूसरा रिलीजन को नकारना, ये कहाँ का न्याय है। हमने आपने देख लिया था कि एक हनुमान चालीसा के रोग के कारण ये एक एमपी और एक एमएलए को कितने बुरे तरीके से जेल में डाला गया। आखिर उनकी क्या ये थी, मतलब उनका क्या गलती था। उन्होंने कहा कि हम उद्धव ठाकरे के बंगले के आगे हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। उद्धव ठाकरे जी को उनको ड्राइंग रूम में अपने बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था आके पाठ करिए। लेकिन उन्होंने जो वही कोर आइडियोलॉजी, जो हिंदुत्व और जो भी था, वो असहज महसूस करने लगे हैं एमएलए शिवसेना के, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता को क्या जवाब देंगे। ठीक है,
ठीक है, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी क्योंकि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जुड़ गए हैं, निरंजन जी। निरंजन जी, देखिए, विपक्षी जो हैं लगातार तमाम तरीके के बयान तो देते ही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस का, एनसीपी का, शिवसेना का यही कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया एकनाथ शिंदे के नाराज होने का। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है निरंजन जी? निरंजन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, एक एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र संकट पर एक्शन में भारतीय जनता पार्टी। जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचेंगे गृह मंत्री। जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बैठक होगी और ऐसे में जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचेंगे अमित शाह। अमित शाह, जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना हो गए हैं। बीजेपी आवास पर बड़ी बैठक और ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां आज मुलाकात होगी जेपी नड्डा की और अमित शाह की, और तमाम जो राजनीतिक हलचल है उसको लेकर चर्चा होगी। तो महाराष्ट्र संकट पर, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक हलचल है, महाराष्ट्र में जो गतिविधियां हो रही हैं, इन तमाम चीजों को लेकर आज चर्चा होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र बीजेपी के 105 विधायक गुजरात जाएंगे। विधायकों को गुजरात लाने की तैयारी हो रही है। साणंद के रिजॉर्ट में रखा जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। विधायकों को रिजॉर्ट में रख सकते हैं, तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां शिवसेना के कुछ नेता और एनसीपी के भी कुछ शामिल हैं। अभी 29 विधायक कुल मिलाकर अभी मौजूदा समय में मौजूद है, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के 105 विधायक गुजरात जाएंगे, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है और इन्हें रिजॉर्ट में रखा जाएगा। एकनाथ शिंदे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ही सारी पत्तियां खुलेंगी कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन मौजूदा समय में देखा जाए अगर, तो महाराष्ट्र में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि आधे से ज्यादा विधायक इस वक्त गुजरात में है, एकनाथ शिंदे के साथ है। एकनाथ शिंदे दिग्गज नेता उद्धव ठाकरे के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। हालांकि नाराजगी उनकी अभी चल रही है पार्टी से। तो सूरत में शिंदे के साथ फिलहाल 29 विधायक ऐसे हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं, लेकिन ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सर्वेश्वर सर्वेश हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर सर्वेश जी, अभी मौजूदा समय में 29 विधायक ऐसे हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, यानी कि भारी संकट के जो बादल हैं वो उद्धव ठाकरे पर मंडरा रहे हैं। आपने सही कहा कि भारी संकट के बादल उद्धव ठाकरे को, मैंने कहा ना कि जब उद्धव ठाकरे जी ने अपना पाला बदला उसी दिन से सारे विधायक असहज महसूस कर रहे थे। देखिए, सरकार बनाना एक अलग बात थी, वो ऑलरेडी सरकार में थे। हाँ। बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन की सरकार करके और उन्होंने सीट जीता था, और जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने 106 सीटें जीती और शिवसेना को भी सीटें मिली थी। उन्होंने अपना परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसके कारण बाकी के जैसे कांग्रेस पार्टी और एनसीपी सीटें जीते। तो इसमें गलती किसकी थी? शिवसेना की थी। और फिर जाके धोखे से सरकार बनाना, तो ये एक अलग मतलब तरीके का उन्होंने चाहा कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, सब खुश होंगे, लेकिन बात वो नहीं रही। जब आप अपने आइडियोलॉजी, कोर आइडियोलॉजी से समझौता करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पार्टी का जो लाइन है उसमें दरार उत्पन्न शुरू हो जाती है। देखिए, यहाँ पे नंबर गेम की बात है। आपने अभी बताया कि 106 विधायक बीजेपी के भी जाएंगे। हाँ। और वहां रहेंगे, और 29 अभी आपने आंकड़े बताए जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में वहां पर हैं। जी हाँ, और उसमें इजाफा भी हो सकता है। तो ये सारा गेम जो है नंबर गेम का है, सारा गेम प्लान। अभी देखिए आगे आगे इसमें बहुत सारे और भी विधायक ऐड होंगे, क्योंकि देखिए 29 विधायकों का जाना ये एक बहुत बड़ा मतलब संकेत है। आप समझ सकते हैं कि कितने शिवसेना के विधायक कितने हैं और इतने सारे असंतुष्ट हो गए, तो इसका माजरा आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी। अच्छा सर्वेश्वर जी, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर हमने रातों रात सरकार गिरते देखी, ठीक है, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे की हम बात करें तो वो उद्धव ठाकरे के कितने करीबी हैं ये आप भी जानते हैं, और उन्हें गिना जाता है उद्धव ठाकरे के करीबियों में से।
उसके बाद उन्हें मंत्री भी बनाया गया। जब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था उस वक्त भी उन्हें मंत्री बनाया गया। फिर यह नाराजगी किस चीज को लेकर बाहर निकल रही है? देखिए, आप जब पार्टी के लीडर की, जैसे कि मैंने बोला कि एक पार्टी का होता है लाइन, दूसरा होता है पार्टी की कोर आइडियोलॉजी। एक नाथ शिंदे जी कोई मामूली नेता नहीं है महाराष्ट्र में, उनका एक अपना वर्चस्व है। और जैसा कि आपने खुद ही कहा कि वो उद्धव ठाकरे जी के करीबी माने जा रहे हैं और मिनिस्टर भी बनाया। लेकिन देखिए, जब आप अपने प्रिंसिपल से, अपने सिद्धांतों से समझौता करेंगे और कहीं ना कहीं वो मनमुटाव होता है। देखिए, यहाँ पे भी जैसे जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी आती है उनमें जो उनके फाउंडर होते हैं वो उनमें अपना वर्चस्व जमाते हैं। यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी और उनके जो सुपुत्र हैं वो पार्टी में एक अलग तरीके का फिर वो राजनीति करने लगे। जब बाला साहब थे तो उनकी राजनीति एक अलग थी, बीजेपी भी उनकी राजनीति के कायल होती थी और बीजेपी भी उनसे सुझाव मांगती थी। लेकिन जब से उद्धव ठाकरे जी के हाथ में पार्टी आई तब से आप देखिए पार्टी का ग्राफ गिरता ही जा रहा है, उसमें बढ़ोतरी कोई खास हुई नहीं है। तो जरूर कहीं ना कहीं अंदर खाने ये असंतुष्ट होंगे उनकी कुछ मांगों को। और इस बीच तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है, सुनिए क्या कुछ कहना है। करावी लागेल। हिंदी में आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के वोट जो है वो फूटे थे, कैसे देखते हैं आप इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है कि हमारे एक दलित नेता, एक कार्यकर्ता जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने, आला कमान ने बहुत आग्रहपूर्ण प्रथम स्तर पर जो दिया था वोट, और हमें उम्मीद थी कि उनको कोई खतरा नहीं था, कि उनको काफ़ी, शायद जो हम जानते हैं, मुझे पता नहीं क्या रणनीति तय की गई थी, लेकिन हम जानते हैं कि काफ़ी सारी फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट उन्हें दी गई थी, लेकिन फिर भी हमने देखा कि उनको बहुत कम वोट मिले हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है और इससे एक बहुत गलत मैसेज जाता है। लेकिन हम अवश्य उस पर क्या कार्रवाई होगी अब मीटिंग में अभी हम तय करेंगे। इसीलिए कांग्रेस विधायक दल की अभी तुरंत बैठक बुलाई है, अभी थोड़ी देर में हम सारी चीजों पे बात करेंगे। एकनाथ शिंदे ने जिस प्रकार से नॉट रीचेबल हुए हैं, उनके साथ तकरीबन 17 से भी अधिक एमएलए जो है शिवसेना के वो नॉट रीचेबल है। इस सिचुएशन को महाविकास आघाड़ी के एक पार्टी के रूप में आप कैसे देखते हैं? ये टर्मोइल आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी और दल में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। जी हाँ, लेकिन ये महाविकास आघाड़ी के सही जगह पे हम इसकी चर्चा करेंगे अगर आवश्यकता होगी तो, क्योंकि पब्लिक में बात करने की बात नहीं है। आपको नहीं लगता सरकार अल्पमत में जाती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए, कल ही वोट सेना टूटी तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार गिर जाएगी। ये अगर मगर की बात में जगह, कल ही वोटिंग हुआ है, हमारी अक्सरियत जो हमने साबित की है, लेकिन अक्सरियत कम हुई है, हमारी मेजॉरिटी कम हुई है, इसको एक चिंता का विषय है। काँग्रेसचा पराभव कुठेतरी गटातटाच्या राजकारणामुळे झाला, तर काय झालं ते आम्ही आता त्याची चर्चा करण्याकरता आम्ही जमलेलो होतो, आम्ही बघणार आहे। पण एक तो निरंजन लक्ष्मण शेट्टी हमारे साथ जुड़े भारतीय जनता पार्टी से। देखिए निरंजन जी, सीधे तौर पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस यानी कि मौजूदा समय में जो सरकार में है, सब के सब यही आरोप लगा रहे कि बीजेपी की साजिश ठीकरा आप पर ही फोड़ा जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे सीआर पाटिल से बात कर रहे हैं लेकिन बाकी किसी का फोन नहीं उठा रहे। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही आसान तरीका होता है कि आप किसी के और उंगली दिखाएं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो बाकी 4 उंगली उनकी तरफ भी मुड़ चुकी है। अब जब इन्होंने सरकार बनाई तब जैसे मेरे अगले वक्ता ने कहा कि गठबंधन हमारे साथ था, और इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ वो गठबंधन करके सरकार की स्थापना की। उसके पश्चात 2 से 2.5 साल गुजर चुके और इनके मुख्यमंत्री कभी उनके जो विधायक हैं उनसे उन्होंने कभी मुलाकात नहीं की। तो ये कहीं ना कहीं वो असंतोष उनमें पनपता रहा और उसके कारण आपने देखा होगा कि राज्यसभा में राज्यसभा की जब चुनाव हुए और भी जब विधान परिषद के भी चुनाव हुए, वो दरार क्लियर कट दिखने लगी। अब इसका दोष अगर वो हम पर मढ़ना चाहे तो शौक से मर सकते हैं, लेकिन उनको आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता उनको है, हमको नहीं।
अब सरकार भी अल्पमत में दिख रही है, नैतिकता के आधार से उनको इस सरकार से इस्तीफा देने के सिवाय और कुछ कारण नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि उन्होंने इमीडिएटली अपने सरकार से इस्तीफा देना चाहिए, मैंडेट मांगना चाहिए, क्योंकि उनके विधायक दूर हो चुके हैं। देखिए निरंजन, ठीक है, देखिए निरंजन लक्ष्मण जी, अब सवाल उठ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे बीजेपी को अपने विकल्प के तौर पर क्यों देख रहे हैं। यानी बातचीत जो अभी वो कर रहे हैं मौजूदा समय में, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे विकल्प के तौर पर देख रहे हैं बीजेपी को। क्या कोई संपर्क हुआ है? देखिए, ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा। हाँ। अगर वो विकल्प करके देख रहे हैं तो वो उनके ऊपर है। कल जब विधान परिषद में उन्होंने चुनाव में जो मतदान किया तो ये बात स्पष्ट थी, जब हमारे पास 106 वोट थे और 7 निर्दलीय विधायक थे और उसके पश्चात भी हम 21 और विधायक जोड़ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं असंतोष उनके खेमे में है, ये दिख चुका है और ये सर्वज्ञानी है। मतलब सभी को ये जानकारी मिल चुकी है, तो ये कोई अभी छुपा नहीं है। और जिस प्रकार से लोग यहाँ पर, और खास करके आप समझ लीजिए कि शिवसेना के लोग यदि मुंबई छोड़कर गुजरात की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि मुंबई से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, ये आत्म परीक्षण करने की जरूरत उद्धव ठाकरे जी को है और उनके मंत्रिमंडल के सहपाठियों को। चलिए ठीक है निरंजन जी, लेकिन एक चीज और भी है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे वहां पर मौजूद हैं सूरत में, उनके साथ कई सारे विधायक मौजूद हैं, ऐसे में अगर वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं बीजेपी से, तो बीजेपी का क्या रुख रहेगा? अगर बंडा तो निरंजन जी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। इस बीच आपको बता दें कि सूरत में शिंदे के साथ 29 विधायक मौजूद हैं और लगभग अगर देखा जाए तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कौन किससे मिल रहा है। मुलाकात का दौर हर तरफ जारी है, दिल्ली, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक मुलाकात का जो सिलसिला है वो चल रहा है। सर्वेश्वर सर्वेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर्वेश्वर सर्वेश जी, देखिए कुछ समीकरण मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगी। हर बार हमने ये देखा है कि जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैं जिक्र कर रही थी कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां रातों रात सरकारें बनी हैं, अभी कुछ विधायक मौजूद भी हैं एकनाथ शिंदे के साथ में। जिम्मेदारियां भी एकनाथ शिंदे को जबरदस्त दी गई, चाहे वो गठबंधन के समय हो या फिर जब अलग भी हो गई शिवसेना एनसीपी कांग्रेस एक साथ है तब भी उन्हें दिया गया। अब बात आ रही थी कि नाराजगी उनको कहां से आई है। आप कह रहे हैं कि पिछले बार जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त से नाराजगी है, तो कहीं से बातें सामने आ रही है कि जब राज्यसभा चुनाव हुए तो उसमें उनकी नहीं सुनी गई, वहां से नाराजगी है। आखिर बात पेच कहां फंसा? देखिए, मैंने बताया ना कि जब शिवसेना बीजेपी को छोड़ के आई और वहां पे महाराष्ट्र में अभी जो सरकार है उसमें शरद पवार जी का अपना एक वर्चस्व है और वो वहां पे एक अहम भूमिका निभाते हैं और वहां पे उनकी ज्यादा सुनवाई हो रही है। आप देखिए, नंबर गेम की मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए शिवसेना के 55 एमएलए हैं, एनसीपी के आप ले लिए 51, कांग्रेस के 44 और अन्य जो है 29, 106 बीजेपी के हैं। तो जो एनसीपी है और माननीय शरद पवार जी वो एक अलग अपना अदा करते महाविकास आघाड़ी में, तो वो कहीं ना कहीं शिवसेना के जो एमएलए अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती होगी तो वो कहीं ना कहीं असंतोष उत्पन्न हो रहा था। और ये आज से नहीं, एक दूसरा जो कोर आइडियोलॉजी से शिवसेना अपने आप को हटा ली जो उनकी कोर आइडियोलॉजी थी। हाँ। दूसरी बात, आप जिसके खिलाफ इलेक्शन लड़े और उसके साथ गठबंधन में शामिल हो और फिर दूसरा जो गठबंधन का दल है वो आप पे हावी होने लगे, तो ठीक है, आप उद्धव ठाकरे जी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन बाकी के एमएलए अपने कोर सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे क्योंकि उनको फिर से वापस जब भी क्षेत्र में चुनाव होगा तो उनको जाना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे जी मान लीजिए अपना कहीं से खड़ा हो और उनके सुपुत्र कहीं से खड़ा हो। सर्वेश्वर जी, मैं आपको इस बीच रोकना चाहूंगी क्योंकि आरजेडी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, मनोज झा सुना देते हैं। और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं सेना अध्यक्षों से, आमतौर पे हमने इतने वर्षों में ये नहीं देखा था, ये सहग्राह्य नहीं लगता। दूसरा सर, 23 जून को
सोनिया जी से भी पूछताछ हो सकती है? ये ईडी नहीं कर रही है पूछताछ, माफी के साथ कहूं, ईडी होती ना तो इतना बवाल नहीं होता। ईडी के सवाल तक ईडी तय नहीं कर रही है, सवाल कहीं और से आ रहा है। हालांकि कहना था मनोज झा का अग्निपथ योजना को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि लगातार आपको बता दें हम कि अभी भी जो हलचल है वो बहुत ज्यादा तेज है महाराष्ट्र में। सर्वेश्वर सर्वेश जी से हम बातचीत कर रहे थे। सर्वेश्वर सर्वेश जी, अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर एकनाथ शिंदे को मनाना है शिवसेना की तरफ से, अगर मनाना चाहे शिवसेना, तो ऐसा क्या कर सकती है शिवसेना? देखिए, ये तो एकनाथ शिंदे जी ही अपनी अभी विचार प्रकट करेंगे कि आखिर क्या नाराजगी है। और केवल एकनाथ शिंदे नहीं गए, हंसिका जी, इस बात को समझिए, 29 एमएलए टोटल हैं और देखिए 55 एमएलए शिवसेना के हैं, उसमें से 30 एमएलए निकल जाए 29, और उनका कहना है कि और भी जुड़ सकते हैं, तो फिर शिवसेना के पास बचेगा क्या? तो इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं कि नंबर गेम प्लान समझिए। देखिए, निरंजन जी आए थे बीजेपी के, लेकिन आप भी नहीं पूछ पाई कि आखिर अगर इन्होंने कुछ करेंगे सरकार बनाने की तो कैसे सरकार बनेगी, नंबर गेम को कैसे पूरा करेंगे। लेकिन देखिए, अभी का राज्यसभा का चुनाव और फिर एमएलसी का चुनाव, बीजेपी ने दिखा दिया कि उनके पास नंबर गेम कहीं न कहीं से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट्स हैं, और अगर ये शिवसेना के कूदते हैं तो, क्योंकि 55 एमएलए शिवसेना के हैं, तो इस चीजों को देखना पड़ेगा। रही बात कि ये चीज आखिर उत्पन्न क्यों हुई, उद्धव ठाकरे जी ने पहले क्यों नहीं संज्ञान में लिया, और अभी ये चीजें एक क्राइसिस उत्पन्न हो गई, और वो भी जाके गुजरात में बैठ गए एकनाथ शिंदे जी और बाकी के एमएलए। तो इस चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर्वेश्वर, एक आखिरी चीज सर्वेश्वर जी, मनमुटाव से नहीं हुआ है। ठीक है सर्वेश्वर जी, एक आखिरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे का मोह भंग हो जाता है शिवसेना से, फिर कितना बड़ा झटका होगा ये, और फायदा सीधे तौर पर कहां पर देखने को मिलेगा? फायदा सीधे तौर पे बीजेपी को आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या पता, ये आशंका क्या, मतलब ये बन रहा है जो भी समीकरण, उसमें बीजेपी गवर्नमेंट भी बना ले। देखिए, एनसीपी के साथ मिलके उन्होंने एक ही दिन की जो सरकार बनाई थी, उसका एक अलग मायना था, और क्या था वो हम सभी ने जाना। लेकिन ये जो टूट हो रही है और ये जो शिवसेना में बिखराव हो रहा है, ये शिवसेना का पतन है, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना दिन ब दिन बीजेपी और उसके चीजों पे हमलावर हो रही थी और अपनी कोर आइडियोलॉजी से अलग हो रही थी, वहां कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ही असंतोष उत्पन्न हुआ, और उस असंतोष का नतीजा हम सब के सामने में। सर्वेश्वर जी बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे थे जो आपने बताया हमें और समय भी दिया, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो महाराष्ट्र में जो हलचल है इस वक्त मौजूदा समय में, महाराष्ट्र की सियासत में क्या उबाल आएगा, महाराष्ट्र की सियासत की क्या तस्वीर सामने आएगी, यह देखना भी बाकी है। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।